बिरजू ने अपना मकान गांव के मुखिया के पास गिरवी रख दिया और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। बिरजू मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान चलने लगी। कुछ महीनों के बाद बिरजू सेठ के मकान पर पहुंचा। सेठ जी, मैं आपका कर्जा चुकाने आया हूँ। हालांकि मुझे मोचीगिरी की सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसीलिए वह मुझे वापस चाहिए। मुझे तो सिर्फ वो पैसों से मतलब है, चक्रवृद्धि ब्याज से। अब तुम्हारा कर्ज 20,000 हो गया है, इतना कर्ज चुका पाओगे? बिरजू ने नोटों की गड्डी सेठ की तरफ फेंकी। 25,000 हैं, रख लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। बिरजू मोचीगिरी का अपना सारा सामान वापस ले गया। सेठ को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ। मेरा इतना अपमान! कल का ये मोची मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। मुखिया जी के पास घर गिरवी रखकर इसने अपनी दुकान खोली है ना। मुझे सब पता है। इसकी वह हालत करूंगा कि यह घर का रहेगा ना ही घाट का रहेगा। एक दिन सेठ मुखिया के पास गया। जय राम जी की मुखिया जी। राम राम चमनलाल, आज दर्शन कैसे दे दिए? तुम्हें तो मसाले से नोट कमाने में फुर्सत नहीं मिलती। मुखिया जी, मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में ही आया हूँ। दरअसल मैं बिरजू का मकान खरीदना चाहता हूँ। वह जगह गोदाम बनाने के लिए परफेक्ट है। मैं उस मकान के 4 लाख देने को तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो है ना? तो मुझ पर दया कीजिए और मुझे वह मकान दे दीजिए। 4 लाख की बात सुनकर मुखिया के मन में लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर बिरजू को अपने घर बुलवाया। क्या बात है मुखिया जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गया है। मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत है। 5 लाख का अभी कर्ज चुकाओ, वरना तुम्हारा मकान और दुकान दोनों बेच दूंगा। ये आप कैसे कह रहे हैं मुखिया जी? आपने तो मुझे 3 साल का समय दिया था। अब मैं इतनी जल्दी सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। बिरजू कुछ दिनों पहले ही सेठ चमनलाल को 25,000 देकर आया था। उसके पास 5 लाख का इंतजाम किसी तरह भी नहीं हो पा रहा था। शाम को मुखिया के आदमी उसके पास गए, उसके दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया और बिरजू की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। चलो हम और कहीं चलते हैं, इस गांव में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। बिरजू और उसकी पत्नी जंगल की तरफ गए। जंगल में खाने की तलाश में काफी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली। ए जी, यह नदी जरूर किसी न किसी जगह जाती होगी। बिरजू ने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों उस नाव पर बैठ गए। उस नदी ने बिरजू और रचना को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए। दोनों ने देखा वह रेगिस्तान कोई साधारण रेगिस्तान नहीं है। वहां रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसालों के पर्वत थे। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिये का पर्वत था, गरम मसाले का पर्वत था और भी कई सारे मसालों के पर्वत थे। लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक कहा, मैं इन मसालों को गांव में ले जाऊंगा और सेठ जी से बड़ी दुकान खोलूंगा। बिरजू ने बोरी में कई तरह के सूखे मसाले रख लिए और उन्हें लेकर गांव में पहुंचा। बिरजू ने बहुत सस्ते दामों पर मसाले बेचना शुरू किया। आओ आओ भाइयों बहनों, दिन दहाड़े लूट, सारे मसाले 100 रुपए किलो, कोई भी ले जाओ। बिरजू के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक में मसाले खरीदने पहुंच गए। मुखिया को जब यह बात पता लगी तो वह खुद उस स्थान पर पहुंचा जहां बिरजू मसाले बेच रहा था। मुखिया यह सब देखकर चकित रह गया कि बिरजू के पास इतने सारे मसाले कहां से आ गए। मुखिया ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 5,000 रुपए। आज से तुम्हारा काम बिरजू पर नजर रखना। जरा पता लगाओ बिरजू ये मसाले कहाँ से लेकर आ रहा है। बिरजू का सारा माल बिक गया।
बिरजू एक रात जंगल की तरफ गया। सेठ जी के आदमी ने बिरजू को नदी से रेगिस्तान पहुंचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर सेठ को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। मसाले का रेगिस्तान? जी हाँ सेठ जी, वहाँ हर तरह के मसालों के रेत जैसे पहाड़ हैं। सेठ तुरंत नाव पर सवार होकर मसालों के रेगिस्तान पहुंचा। उसने भी बोरों में मसाले भर लिए और अपने दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोलकर देखी तो उसे पता लगा कि बोरियों में तो रेत है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो मसाले लेकर आया था, लेकिन यह तो रेत है। सेठ जी, मुझे लगता है बिरजू को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी तो इसी रेगिस्तान से मसाला लाता है। उसके मसाले रेत नहीं बनते। बिरजू जल्दी बहुत अमीर हो गया। उसने मसाले की बड़ी सी दुकान खोली। अब सेठ को कोई पूछता भी नहीं था। अब तो एक ही उपाय बचा है, किसी तरह से उस रेगिस्तान के मसाले को खराब कर दूं। सेठ एक मोटर और एक बड़ा सा पाइप लेकर रेगिस्तान पहुंचा। उसने मोटर को नदी के पानी से कनेक्ट किया और पाइप से रेगिस्तान के सारे मसालों को पानी लगा दिया। लेकिन कुछ ही घंटे में धूप से पानी सूख गया और मसाले पहले जैसे हो गए। लगता है रेगिस्तान के मसाले में पानी डालने से काम नहीं चलेगा। मैं इन मसालों में आग लगा दूंगा। सेठ जी ने ढेर सारे पैसे खर्च करके बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदा। वह पेट्रोल लेकर रेगिस्तान में पहुंचा। उसने पूरे रेगिस्तान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मसाले जलने लगे। सेठ बहुत खुश हुआ। अब मसाले का दी एंड हो गया। अब देखता हूँ बिरजू क्या करता है। सेठ अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचा। अगले दिन वह फिर से रेगिस्तान को देखने गया। आग बुझ चुकी थी, लेकिन मसाले के ऊपर की ही परत जली थी। लेकिन अंदर के सारे मसाले पहले जैसे ही रहे। इसी समय बिरजू वहां पहुंचा। सेठ जी, तुम्हारी ये हरकतें रेगिस्तान पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। तुम अपने मसाले की दुकान कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। बिरजू रेगिस्तान से मसाले भरकर ले गया। मैं इस पूरे का पूरे रेगिस्तान को ही साफ कर दूंगा। सेठ एक बहुत बड़ी नाव लेकर, जो बिल्कुल जहाज की तरह थी, उसको लेकर रेगिस्तान पहुंचा। उसने रेगिस्तान का सारा मसाला अपने जहाज पर भर लिया और उसे लेकर गांव की तरफ चलने लगा। जहाज पर रेत का पूरा पहाड़ हो गया था। नदी में जहाज डूबने लगा। चमन लाल भी जहाज के साथ डूबने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ मुझे। उसी समय बिरजू वहां पहुंच गया और उसने चमन लाल की जान बचाई। मुझे माफ कर दो बिरजू, मैं तुम्हारा धंधा चौपट करने की वजह से आज मैं अपनी जान ही गवा देता। तुम्हारा मसालेदार रेगिस्तान तुम्हें ही मुबारक हो। मैं अपना धंधा कहीं और जाकर कर लूंगा। बिरजू के घर जुड़वा बेटे बेटी का जन्म हुआ। उसने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।